क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं तब भी ये आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। तो हम ऐसे ही दिमाग को तेज करने वाले रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो जॉन मेडिना ने अपनी बुक ब्रेन रूल्स में बताया है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में मदद मिलती है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप में बनाए रखता है। कई स्टडी ने यह भी साबित किया है जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं वो मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं। आइए जिम और फ्रैंक को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धाश्रम में रहते थे। वो ज्यादा चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते थे। दूसरी ओर फ्रैंक फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते। असल में फ्रैंक एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूजियम बनाने का काम पूरा किया था। फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। आपको क्या लगता है इस फर्क का कारण क्या था? जब खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन जहां आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्याल घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं। रूल नंबर 2, इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमजोर पूर्वजों को हटा दिया और ज्यादा मजबूत लोगों के जीन्स अगली पीढ़ी में चले गए। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी के साथ धरती पर जिंदगी की शुरुआत की तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ डलना और उसे अपनाना सीखा। स्मिथसोनियन म्यूजियम में ह्यूमन ओरिजिन के डायरेक्टर रिचर्ड पॉट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषता है। पहला, जब हम गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज जो हमें जानवर से अलग बनाती है वो है बाइपेडलिज्म। वो एक एबिलिटी है जो हम 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। रूल नंबर 3, आवर ब्रेन पे अटेंशन टू अट्रैक्टिव थिंग्स। हमें चीजों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की जरूरत होती है। आप जितना ध्यान किसी चीज पर देते हैं उतना ही ज्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। गन्स, जर्म्स एंड स्टील बुक के ऑथर जैरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहां के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहां के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जैरेड जो शहर में रहते थे इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और जिस कल्चर में हम पहले बड़े होते हैं। जरा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ, कि आपको लगता है कि वो जिंदा रहने के लिए उन टेक्निक्स को जान पाएगा जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब सौजा टेकीला की प्रिंट एड को ही ले लीजिए।
20 की उम्र के लोग जो पार्टी कर रहे हैं उसके बजाय उन्होंने एक दाढ़ी वाले बूढ़े की पिक्चर लगाई थी जिसने मेरे कुचले कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर बड़ी शरारती हंसी छाई हुई थी। बूढ़े के मुंह में बस एक दांत था। उसके ऊपर लिखा था, इस आदमी के दांत में बस एक छेद है। नीचे लिखा था, लाइफ हार्ड है लेकिन टकीला नहीं होना चाहिए। इस एड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी यूनिक और हटकर थी और इसमें लिखी लाइन में ह्यूमर था। जानकारी अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। रूल नंबर 4, रिपीट टू रिमेम्बर। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रहने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज से एलर्जी है तो आप वही चीज बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देता है और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करता है। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2300 3 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए जैसे ZUG, REN, TAZ और उन्हें याद करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती हैं। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रह पाती हैं जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं। एबिंगहॉस ने बताया कि मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता है। जितनी बार आप रिपीट करोगे वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन याद करना होता है। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर 2 तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की जरूरत होती है। दूसरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर स्किल हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होते। हर सुबह बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई या गिटार नहीं बजाया तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। लेकिन जहाँ आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्याल घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है। रूल नंबर 5, रिमेंबर टू रिपीट। जैसा कि नाम से पता चलता है शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। साइंटिस्ट एलन बैडली के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उस इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए कहानी से इसे समझते हैं। मिगेल नजडॉल्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वो एक कॉम्पिटिशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे। मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटे तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था, लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी जो ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस बात पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गेम खेला। जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चल देता तो मिगेल उससे पूछते कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया और उसके हिसाब से अपनी चाल चलते। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का इस्तेमाल कर अपने ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर हर पीस कैसे चलता है, इसलिए वो आंखें बंद रखते हुए भी गेम आसानी से जीत सकते थे। अंत में मिगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का इस्तेमाल कर एक गेम को दूसरे से अलग करने के लिए किया। मतलब जब एक गेम खत्म हो जाता है तो वो अपनी मेंटल इमेज को दोबारा गेम के शुरुआती सेटिंग पर सेट कर लेते हैं। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा, अगर आप बीच बीच में अपनी इन्फॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरी जरूरी इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्दी उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहते हैं। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं।
आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र रिपीट करें और कनेक्ट करें। रूल नंबर 6, स्लीप वेल थिंक वेल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, और आप इसमें गलत नहीं है। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों द्वारा हेल्दी माना गया है। झपकी लेने का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी है या ज्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ ही मिनट क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेसिंग काफी बढ़ गई थी। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। 1965 में 17 साल के रेडी गार्नर ने फैसला किया कि वो अपनी साइंस प्रोजेक्ट के लिए 17 दिनों तक लगातार जागता रहेगा। उसने इस अद्भुत काम को सिर्फ सच में करके नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस साल सबसे लंबे समय तक नींद न लेने वाले इंसान के रूप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रेडी बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुल्लकड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसमें अल्जाइमर बीमारी के लक्षण जैसे भ्रम, पागलपन और मेंटल कंफ्यूजन भी दिखाई देने लगी। रेडी की बॉडी एक खराब हुई मशीन की तरह काम कर रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिन उसकी उंगलियां कांपने लगी और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं होता, पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत होती है तो आपको बीच बीच में रेस्ट जरूर लेना चाहिए। झपकी लेने का मतलब आलसी होना नहीं होता, बल्कि ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है।